गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है वैद्युत सेलों के संयोजन। इसमें क्या होगा, बहुत सारे सेल इकट्ठे करके हम उनको जोड़ेंगे। तो ठीक है, जोड़ने के तरीका क्या होगा, या तो श्रेणी क्रम होगा या समांतर क्रम होगा, या फिर उसको हम मिश्रित क्रम में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं सेलों का जो संयोजन है वो बैटरी ही होता है। ठीक है, बैटरी में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे सेलों को कंबाइन करके बैटरी बनाई जाती है। ठीक है, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। मैंने लाइन लिख भी दी है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं इसके संयोजन की। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करेंगे, हम बहुत सारे सेल ले लेंगे जो कि क्या करेंगे, जिसका एक पहले सेल का माइनस टर्मिनल को हम दूसरे सेल के प्लस टर्मिनल से जोड़ देंगे, दूसरे सेल का माइनस टर्मिनल को तीसरे के प्लस से जोड़ देंगे, और ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। मान लो n सेल मैंने जोड़ रखे हैं और उसके ज़रिए हम किसी प्रतिरोध तार R में धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम भी मैंने बना रखा है। अब इसको पढ़ेंगे। इसमें है क्या, इस क्रम में प्रथम सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे का ऋण ध्रुव तीसरे के धन ध्रुव से, तथा इसी प्रकार सभी सेलों को जोड़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार का ये कनेक्शन है। माना ई विद्युत वाहक बल व आर आंतरिक प्रतिरोध की n सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। यदि ये सेलें एक बाह्य प्रतिरोध R में धारा भेज रही हैं, तब जब ये सारी की सारी सेलें, इन सब के कारण जो भी धारा आई वो धारा R के अंदर जा रही है। ठीक है, कुंजी को K को हमने बंद कर रखा है, तो धारा का प्रवाह होगा। तो ध्यान रखना, ये श्रेणी क्रम है तो सारे के सारे सेल जुड़ जाएंगे। तो E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, तो क्या बन जाएगा, सब जुड़ के NE। तो इस पूरे परिपथ में जो विद्युत वाहक बल है वो NE हो गया। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, सभी के आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सीरीज में ही आ रहे हैं, तो जुड़ जाएंगे। R प्लस आर प्लस आर, N बार आएगा तो NR। ठीक है, तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, खैर मैं इसी में दिखा देता हूँ, तो वो NR ही है। तो सेलों का कुल विद्युत वाहक बल NE और सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध NR। ठीक है, सारे के सारे जुड़ के सीरीज में थे इसलिए। ठीक, अब बात करें पूरे परिपथ का जो भी प्रतिरोध आएगा, आंतरिक प्रतिरोध पता है और R दोनों को जोड़ दो, क्योंकि ये भी फिर क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। क्योंकि अब ये मत समझना पैरेलल में है, समांतर में नहीं, क्योंकि इससे जो धारा जा रही है वो भी उसी में भी जा रही है। धारा कहीं नहीं बटी ना, वही धारा जा रही है, तो ये सीरीज में है। ठीक है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या आ गया, NR प्लस R। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला V इजिकल टू IR या I इजिकल टू V अपॉन R। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है, NE, और कुल प्रतिरोध NR प्लस कैपिटल R। ठीक है, तो I क्या हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो NE अपॉन NR प्लस R। ठीक है, तो I इजिकल टू V अपॉन R फॉर्मूला, कुल विभव बटे कुल प्रतिरोध, तो वही फॉर्मूला आ गया, तो इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें यदि NR का मान कैपिटल R से बहुत कम है तो ये इसको छोड़ देंगे, तो NE अपॉन कैपिटल R आ जाएगा ये। ठीक, तो अतः जब जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो तो सेलों का श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक धारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रम में संयोजन, जो कि है समांतर क्रम। ठीक है, तो समांतर क्रम में क्या करेंगे, हम बहुत सारे n सेल ले लिए, जिसका विद्युत वाहक बल E मान लो और आंतरिक प्रतिरोध R मान लो, उन सबको हमने पैरेलल में यानी समांतर में जोड़ते चले जाएंगे। यानी सभी के धन ध्रुवों को एक तरफ जोड़ देंगे और ऋण ध्रुवों को एक तरफ जोड़ देंगे, और उस पूरे परिपथ को क्या करेंगे, एक R प्रतिरोध से भी समांतर क्रम में उसके जोड़ देंगे, जिससे इन सब से जो भी धारा भेजी जा रही है वो प्रतिरोध R से होके जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का जो क्रम होगा, वो समायोजन होगा, वो क्या होगा, समांतर क्रम होगा। ठीक है, तो देख सकते हो, इससे जो भी धारा आई, मान लेना I1, इससे I2, इन सब का योग होकर इसमें धारा जाएगी I। ठीक, तो इस क्रम में सभी सेलों के धन ध्रुव एक बिंदु से तथा ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु से जोड़ते जाते हैं। ठीक, जोड़ते जाते हैं, क्लियर दिख रहा होगा। माना E विद्युत वाहक बल व r आंतरिक प्रतिरोध की N सेलें समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। ये सेलें एक बाह्य प्रतिरोध R में धारा भेज रही हैं, तब
समांतर क्रम में सभी सेलों का ईएमएफ ई ही रहेगा। माना सेलों का कुल यानी तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R1 है। तो सारी श्रेणी सबके सब कैसे हैं, समांतर क्रम में जोड़ी गए हैं सेल, तो उसका मतलब इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी समांतर क्रम में है। तो सभी का समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे 1/R सबको जोड़ देंगे, वो भी कितने पद हैं ऐसे n पर, n बार आएंगे, ठीक है, क्योंकि n सेल है। तो 1/R1 मान लिया इनका तुल्य प्रतिरोध, तो ये स्मॉल n/R आ गया, उल्टा किया तो R1 का मान आ गया R/n। तो कुल परिपथ का प्रतिरोध निकालना है, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, ये और जो बाह्य प्रतिरोध है वो जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में वो, तो R/n प्लस कैपिटल R, ठीक। अब हमें कुल प्रतिरोध पता है, कुल विभवांतर वो तो E ही है समांतर क्रम में, ठीक, वो नहीं बदलेगा। तो हमने क्या किया, बाह्य परिपथ में धारा निकाल ली, सीधे सीधे I = E/, ये वैल्यू कुल प्रतिरोध, एलसीएम ले लिया, n ऊपर आ गया, R + NR। तो सेम फॉर्मूला बन गया बिल्कुल, बस पहले वाले में यहाँ n था, यहाँ नहीं था, इस बार यहाँ n आ गया, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान हो गया याद करना। यदि इसमें क्या हो, जो आंतरिक प्रतिरोध है सेल का वो बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा हो, या कह दो जो बाह्य प्रतिरोध लगाया है वो बहुत ही कम प्रतिरोध वाला है आंतरिक, इसके सेल के आंतरिक प्रतिरोध से, तो क्या होगा, तो हम NR को छोड़ सकते हैं, तो NE/R आ जाएगा, ठीक। तो ये अतः जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़ा हो तब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है किरचॉफ का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। इसके दो ही नियम हैं, पहला है संधि नियम या धारा नियम, ठीक है। इसके दो नाम है, संधि नियम कह दो या धारा नियम कह दो, ठीक है। इस नियम से किसका पता चलता है, आवेश के संरक्षण का, इसमें क्या है, आवेश संरक्षण होता है, ठीक है। दूसरा नियम है पाश नियम, ये श है और ये रह है, एक सा लग रहा है, पाश नियम या बोल्टता नियम, ठीक है। इसको पाश नियम या बोल्टता नियम भी कहते हैं, और इससे क्या पता चलता है, ऊर्जा के संरक्षण का, यानी ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। ये जो नियम है ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, ये नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करेगा, ठीक है। आते हैं संधि नियम पर। तो संधि नियम क्या है, संधि नियम क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, संधि का मतलब होता है जोड़, जंक्शन, ठीक है, जहाँ पर भी जोड़ आए, जैसे ये एक जोड़ है, बहुत सारे तार आए एक साथ जुड़ गए तो ये जोड़ है, संधि है, ठीक है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो इस संधि पर जितने भी धाराएं मिल रही हैं सबका बीजगणितीय योग निकालो, वो क्या होगा, 0 होगा, यानी समेशन I सबका बीजगणितीय योग, धाराओं का सभी का बीजगणितीय योग क्या आएगा, हमेशा 0 होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ये बना दिया है, ठीक है। I1 मान ली धारा इस ओर आ रही है, I2 भी आ रही है, जंक्शन P पर I3 जा रही है, I4 आ रही है, I5 जा रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सभी का आने वाले को प्लस मानेंगे, जाने वाले को माइनस मानेंगे। तो चित्र में संधि P पर संधि नियम से, ठीक है, तो आने वाली I1 प्लस की, I2 प्लस, I3 जा रही तो माइनस I3, I4 जा रही तो माइनस I4 आ रही है, प्लस I4, I5 जा रही है माइनस I5, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो सभी को हमने इस तरीके से लिख लिया, प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले एक तरफ, तो ये इक्वेशन में, यानी आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आप क्या करना है, एक लाइन ये भी लिख लेना, आने वाली सभी धाराओं का योग बीजगणितीय योग जाने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है, ये लिख लेना। और साथ ही साथ एक लाइन और इसमें ऐड कर लेना, इस नियम को धारा नियम भी कहते हैं तथा यह नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। तो ये लाइन और जरूर लिख लेना, ठीक है। आते हैं सेकंड नियम पर, जो कि है पाश नियम, ठीक है। ये थोड़ा इससे टफ है, ये तो इजी था, तो इसको ज़रूर समझना अच्छे से दिशा के साथ, ठीक है। तो पाश नियम क्या कहता है, पाश का मतलब होता है लूप, एक चक्कर, ठीक है, बंद लूप। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, जैसे ये मैंने परिपथ ले लिया, इसके बहुत सारे खंड हैं,
इसमें एक लूप लिया, ये रहा एक लूप ये रहा, और एक लूप ये बाहर वाला पूरा लूप का मतलब पास यानी चक्कर एक, ठीक है। तो इसमें 3 लूप है, तो 3 बार इसको लगा सकते हैं। तो पढ़ते हैं इसे, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं व संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का, कोई भी धारा इसमें जा रही है, इसमें I1 जा रही है, I1, तो I1 इंटू R1, उसके संगत जो भी प्रतिरोध उनका गुणनफल करके सबका जोड़ दो, ऐसे जितने भी आते, यानी बीजगणितीय योग। धाराओं व संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग यानी IR सिग्मा बन गया। योग उस पास में लगने वाले विद्युत भाग बलों के, यानी इस पास में जितने भी विद्युत भाग बल लग रहे हैं, E1 भी लग रहा है, E2 लग रहा है, सबका बीजगणितीय योग विद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात समीशन IR इक्वल टू समीशन E, ठीक है। तो क्या है, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर है, सेल में उस पास में लगे विद्युत भाग बल के बीजगणितीय योग के बराबर है, ठीक है। लेकिन हर एक लूप के लिए खंड में, ठीक है, हर एक भाग के जो भी खंड है उसमें जितने भी लूप है उनके लिए, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं व संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखने इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अपनी तरफ से लिया है, ठीक है। ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो इसमें पहला पास ये मान लिया, दूसरा पास ये मान लिया, इसमें बहने वाली धारा I1 मान ली, इसके कारण बहने वाली धारा I2 मान ली, दोनों जुड़ गए, तो यहाँ क्या आ गया, I1 प्लस I2 आएगी। तो प्रतिरोध R1 या R2 या R3, ठीक है। फिर से वापस डिवाइड टूट जाएंगे, क्योंकि I2 इसमें, यहाँ I1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये, तो पहले इस पास में देखेंगे, पास 1 में, तो I1 आ रही है, I1 इंटू R1, फिर इस दिशा में गए, इसमें धारा I2, लेकिन उल्टी दिशा में जा रहे हैं हम, तो माइनस साइन I2 इंटू R2, माइनस I2 इंटू R2, ये बराबर होगा किसका, इस पूरे लूप में जो भी विद्युत भाग वाला है, तो यहाँ से ही चले, E1 आया, इसी डायरेक्शन में धारा की दिशा में है, तो ये प्लस कर लेंगे E1, ये धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इसको माइनस लेंगे E2, बस E1 माइनस E2 आया, E1 माइनस E2, ठीक है। तो ये हो गया इस फॉर्मूला बंद पास में। ऐसे ही दूसरे पास में देखेंगे, दूसरे पास में क्या होगा, ये वाला यहाँ से I2 है, I2 इंटू R2, I1 प्लस I2 इंटू R3, I2 इंटू R2, I1 प्लस I2 इंटू R3, और दोनों को जोड़ दिया बराबर, बीजगणितीय योग करने के बाद बराबर। अब इस पूरे लूप में जितने भी विद्युत भाग बल है, तो इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा यहाँ के अलावा, तो ये रहा, इसी दिशा में ऐसे देख रहे हैं, तो इसी दिशा में गए, ठीक है। तो इसी दिशा में जा रहा है, यानी धारा की दिशा में, तो प्लस का E2 प्लस E2, ठीक। तो यहाँ आ गया। पास 3 में देखो, पास 3 यानी ये वाला पास, तो इसमें I1 इंटू R1, I1 प्लस I2, ये I1 है, प्लस I2 इंटू R3, ठीक है, I1 प्लस I2 इंटू R3 हो गया, प्लस बीजगणितीय योग, और इस पूरे में लगे विद्युत भाग बल जो कि कहाँ है, बस यहाँ E1, और धारा की दिशा में इसी लूप की ओर जा रहे हैं, तो E1 प्लस का आएगा बराबर E1, ठीक। तो ये तीनों इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से हम इक्वेशन निकालेंगे, ठीक। बढ़ते हैं आगे, व्हीटस्टोन सेतु, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। व्हीटस्टोन जो साइंटिस्ट है उन्होंने ही ये बताया व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। तो है क्या, इसमें क्या करते हैं, 4 प्रतिरोधों को हम एक चतुर्भुज के फॉर्मेट में जोड़ लेते हैं, और इस प्रकार जोड़ते हैं कि इनके जो विकर्ण के बीच में जो धारा मापी लगा होगा, कैलोरीमीटर होता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, धारा मापने वाला जो भी हम यंत्र यूज़ कर रहे हैं, उसमें धारा कोई विक्षोभ नहीं होगा, यानी उसमें कोई धारा नहीं जा रही होती है, ठीक है। उस कंडीशन में ये प्रतिरोध बटे ये प्रतिरोध बराबर होता है ये प्रतिरोध बटे ये प्रतिरोध, यानी P अपॉन, या ये प्रतिरोध बटे ये प्रतिरोध बराबर होता है ये प्रतिरोध बटे ये प्रतिरोध, यानी P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। हम इन दोनों को और इन दोनों को रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो है क्या ही, व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यदि 4 समान कोटि के प्रतिरोध तारों को एक चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़कर उसके एक विकर्ण में सेल, चतुर्भुज भुजा में जोड़कर, तो इसका एक विकर्ण, ये रहा विकर्ण, इस विकर्ण में तो हमने सेल जोड़ दिया, यानी बीच में भी दिखा सकते थे इसको, और इस विकर्ण पे जोड़ दिया हमने धारा मापी, ठीक है। सेल व दूसरे विकर्ण में धारा मापी जोड़ते हैं, तो सेल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर, सेल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित हो रही है, धारा मापी में कोई विक्षेप न हो, तो अगर इसमें कोई विक्षेप नहीं है तो ये संतुलित अवस्था होती है, तो सेतु संतुलित कहा जाता है।
इस दशा में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, तो एक भुजा ये एक भुजा, तो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात यानी P/Q शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता था, यानी R/S। दो बचे ये, ठीक है, P/Q = R/S। इन दोनों को भी लिख सकते हैं संलग्न भुजा P/R = Q/S, ठीक है, वो भी सही है। ठीक, तो इसको प्रूव करना चाहे तो पहले डायग्राम बनाना, इसके बारे में बता देना थोड़ा। जैसे चित्र में 4 प्रतिरोध PQRS चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं के रूप में जोड़े गए हैं। यदि सेतु संतुलित अवस्था में है तो बिंदु B व D समान विभव पर होंगे। ये दोनों समान विभव पर होते हैं और धारा कहाँ जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, लेकिन समान विभव तो धारा जाएगी नहीं, इसलिए इसमें कोई धारा नहीं जाती। ठीक है, ये रीज़न है, क्योंकि ये दोनों समान विभव पर होते हैं तो इसमें कोई धारा नहीं होती। यदि सेतु संतुलित अवस्था में है तो बिंदु B व C समान विभव पर होने के कारण धारामापी में कोई धारा नहीं बहती किरचॉफ के दूसरे नियम से। अब इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगा दिए जो अभी हमने पढ़ा, एक तो इस लूप में लगा लेना और एक इस लूप में। तो एक तो हमने ऐसे ले लिया लूप, ठीक, और एक लूप इसमें लेंगे, वो भी ऐसे ले लिया, ठीक है, क्लॉकवाइज। आप कैसे भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक। तो पहला पास ABDA, ABDA, दूसरा पास क्या होगा BCDB, BCDB। तो इस पास में देख रहे हैं, इस वाले पास में तो ऐसे जा रहे हैं I1 × P, प्रतिरोध इसको P मान लिया, ठीक, और तो कोई प्रतिरोध ये रहा, इसमें धारा है I1 उल्टी दिशा में, तो -I1 नहीं, इसमें धारा है I2, -I2R। तो दोनों के मान हमने यहाँ दिखा दिए, I1P -I2R इक्वल टू क्या होगा, इसमें पूरा जो भी इस लूप में जो भी विद्युत भाग बल लगा है उसके, पर इस लूप में तो लगा ही नहीं तो वो 0 के इक्वल कर दिया, ठीक है। इसको इधर ले गए, इक्वेशन 1 मान लिया। ऐसे इस पास में देखेंगे तो इस पास में देखो I1 × Q, और इस तरीके से जाएंगे तो I2 × S, I2 क्या उल्टी दिशा में आ गया ऐसे जाते समय, तो -I2S, ठीक है। और इसमें जो भी लूप में विद्युत भाग बल होगा है वो तो है ही नहीं, तो 0 के इक्वल कर दिया। तो इसको इधर ले गए, इक्वेशन 2 माना, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो I1 से I1 कैंसिल होगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो P/Q = R/S। तो यही प्रूफ करना था हमें, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।